हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम एनालिसिस में। दोस्तों, मैंने आपके लिए एसएससी सीजीएल जो जीके जीएस का जो पीवाईक्यू का सीरीज है, जो कि 2023 में एग्जाम हुए थे सीजीएल के, उसमें जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे, मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं। तो इसके पहले मैंने आपको जो 14 जुलाई को एग्जाम हुए थे उनका सारा शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4 करवा दिया। और जो 17 जुलाई को एग्जाम हुआ था उसका मैंने आपको शिफ्ट 1 करवा दिया, ठीक है। और आज मैं करवाऊंगा जो 17 जुलाई को एग्जाम हुआ था, जो 2023 में जो शिफ्ट 2 के एग्जाम हुए थे, मैं वो आपको आज करवाऊंगा, ठीक है। और पीवाईक्यू सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीवाईक्यू सीरीज करने के बाद आपको एक आइडिया आ जाता है कि आपको सवाल कहाँ से करने हैं। अगर करंट अफेयर पढ़ने हैं तो कहाँ से करंट अफेयर पूछते हैं, क्योंकि करंट अफेयर बहुत है, लेकिन कौन सा टॉपिक एसएससी उठाता है वो जानना जरूरी है। कौन सा टॉपिक ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देखना जरूरी है, ठीक है। मतलब पीवाईक्यू आपको एक अंडरस्टैंडिंग देगा कि एग्जाम में आपको सवाल कहाँ से करने हैं, मतलब कहाँ आपको मेहनत करना है, कौन सा फील्ड में आपको मेहनत करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो पहला सवाल है वो ये है, द केमिकल फार्मूला ऑफ प्रोपीन। प्रोपीन का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा C3H6, ठीक है। अब इसको एलिमिनेट कैसे कर सकते थे? देखो, प्रोपीन क्या होता है? सबसे पहला मिथ होता है। क्या होता है? मिथ होता है। फिर इथ होता है, फिर प्रोप होता है, फिर ब्यूट होता है, फिर पेंट होता है, फिर हेक्स होता है, ठीक है। तो मिथ अगर रहेगा, ठीक है, तो मिथ में क्या होगा? एक कार्बन को डिनोट करता है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन अगर मैं लिखूँ, नंबर ऑफ कार्बन जो रखते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन। अगर इथ रहेगा तो 2 कार्बन, प्रोप रहेगा तो 3 कार्बन, ब्यूट रहेगा तो 4 कार्बन, और पेंट रहेगा तो कितना? 5 कार्बन, और हेक्स रहेगा तो 6 कार्बन। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे प्रो है, मतलब यहाँ पे ये प्रोप है, ठीक है। और ये प्रोप है, यानी कि कितना कार्बन होगा? तो कार्बन का संख्या 3 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, ऑप्शन 4 एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन 2 बचा और ऑप्शन 3 बचा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 होगा या 4 होगा, तो ये आपको बताएगा प्रोपीन। जो END लगा हुआ है, जो लास्ट में ENE लगा हुआ है, ये आपको बताएगा कि ये 4 होगा या तो 6 होगा, ठीक है। तो ऐसे इसका सही उत्तर तो 3 है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि 4 क्यों नहीं है, ठीक है। तो जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक होता है आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला क्या होता है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा क्या होता है? और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? तो वैसा हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन किसको बोलते थे? तो हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर बनता है उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन के बीच में जो बॉन्ड का संख्या होगा कैसा होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एक और इसका एक और टाइप है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है उसको भी बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन अगर डबल बॉन्ड है तो उसका एक अलग नाम हो जाता है, उसका नाम क्या हो जाता है? उसको बोलते हैं अल्कीन। क्या बोलते हैं? अल्कीन। लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको क्या बोलते हैं? अल्काइन बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर सिंगल बॉन्ड है उसको क्या बोलते हैं? अल्केन बोलते हैं, ठीक है। अब एग्जाम में क्या पूछता है? इसका जनरल फार्मूला पूछ देता है, ठीक है, कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होगा। इससे एग्जाम में सवाल पूछ लेता है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होगा। नेक्स्ट स्लाइड में भी जाता हूँ, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड है आपका, और इसमें मैं बताता हूँ कि तीनों का जनरल फार्मूला क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ अल्केन, ठीक है, तो अल्केन का जो जनरल फार्मूला है वो क्या है? तो वो है CnH2n और +2, ठीक है। और N क्या है? N है नंबर ऑफ कार्बन। क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन की संख्या को बताता है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? तो अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, और अल्काइन का क्या हो जाता है? अल्काइन का, तो अल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n और -2। ये तीनों बातों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। जैसे मैंने आपको बताया मिथ क्या होता है। मान लो कार्बन का संख्या 1 है, मतलब नंबर ऑफ जो कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन है सो 1 है, ठीक है। तो तीनों में बताता हूँ, अल्केन में क्या होगा, अल्काइन में क्या होगा, तीनों का फार्मूला क्या होगा, सो ठीक है। तो अल्केन में सबसे पहले क्या होगा? तो कार्बन का संख्या कितना है? 1 है, ठीक है। तो अगर कार्बन का संख्या 1 है तो एन की जगह पर 1 बैठा देते हैं, ठीक है। और H2 और यहाँ एन की जगह पर 1 बैठा देते हैं, और फिर +2। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? C1H2 और +2। उसके बाद ये अगर पूरा कैलकुलेट करेंगे, C1 और 2 और 2, ये 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। C1 4, ठीक है। मतलब क्या समझे? मतलब इसको मैंने इस तरह से याद रखा है कि क्या होता है, 2 गुना से 2 ज़्यादा होता है। मतलब कार्बन का संख्या 1 है तो 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, इससे 2 ज़्यादा मतलब 4 हो जाएगा। मतलब कार्बन का संख्या जितना रहेगा उससे हाइड्रोजन का संख्या क्या रहेगा? 2 गुना से 2 ज़्यादा रहेगा। तो इसको याद करने का तरीका कैसे है कि जो कार्बन का संख्या है जितना रहेगा उससे 2 गुना 2 ज़्यादा रहेगा, उससे 2 गुना से 2 ज़्यादा रहेगा। ये अल्केन है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और इसमें क्या होता है? इसमें 2 गुना होता है। जितना भी है कार्बन का संख्या उससे 2 गुना क्या रहेगा? हाइड्रोजन का संख्या रहेगा। और इसमें क्या होता है? जितना भी कार्बन का संख्या है उससे 2 गुना से 2 कम हाइड्रोजन का संख्या रहेगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ENE है, और ENE का जनरल फार्मूला क्या था? जो ENE यहाँ पे आप देख रहे हैं ENE है, ठीक है। तो ENE में देखो यहाँ पे ENE आया हुआ है, इसका जनरल फार्मूला क्या था? 2 गुना से 2 ज़्यादा था, ठीक है। 2 गुना मतलब इसमें क्या था? इसमें 2 गुना था। CnH2n था, मतलब 2 गुना इसमें था, ठीक है। इसमें 2 गुना है, तो 2 गुना किस में है? देखो कार्बन का संख्या 3 है और इसका डबल कितना है? इसका 6 है। तो ये
2 टाइम्स है तो इसीलिए इसका फार्मूला हो जाएगा C3H6। ठीक है, इतनी बातों का आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू presented the dash of the Digital India Award 7th of जनवरी 2023 इन न्यू दिल्ली। ठीक है, इन न्यू दिल्ली। तो पूछता है कि क्वेश्चन ये है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने डिजिटल इंडिया अवार्ड जो 2022 का था वो 2023 में दिए थे, न्यू दिल्ली में दिया गया था, 7 जनवरी 2023 में दिया गया था। ठीक है, तो ये कौन सा एडिशन था, कौन सा एडिशन था, द एडिशन कौन सा एडिशन था, तो ये था 7th एडिशन। इसमें 7 काफ़ी कॉमन है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हो कि ये 7th जनवरी को भी दिया गया था, यहाँ पे 7th एडिशन भी है और 7 फील्ड में भी दिया गया था, 7th फील्ड में भी दिया गया था। मतलब 7 इसमें काफ़ी कॉमन आ गया है ना, कि 7 जनवरी को भी दिया जा रहा है, 7th एडिशन भी है और 7 फील्ड में भी दिया गया था। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि जो मतलब जो डिजिटल इंडिया अवार्ड है, ठीक है, ये इसमें जो प्लेटिनम अवार्ड जीता है, प्लेटिनम अवार्ड किसे मिला, प्लेटिनम अवार्ड किसे मिला। ठीक है, तो क्या आपको पता है कि प्लेटिनम अवार्ड किसे मिला है? तो जो ये प्लेटिनम अवार्ड है वो मिला है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर को। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर को, फार्मर्स वेलफेयर को ये अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड जो मिला है सो किसके लिए मिला है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हो उनको किस चीज़ के मिला है, तो इन्होंने एक अपना इनिशिएटिव शुरू किया था, उसका नाम था ई नेम। ठीक है, और ई नाम का जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं पूछूं कि जो द्रौपदी मुर्मू है, आप सबको पता है उड़ीसा से है और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो कितने नंबर के प्रेसिडेंट हैं, मतलब ये कितने नंबर के प्रेसिडेंट, ये तो 15th प्रेसिडेंट बने इंडिया का। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखो, कितना 15th प्रेसिडेंट बने इंडिया का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि हु वाज हेल्ड एज ए रेसिडेंट डांसर ऑफ तिरुपति देवस्थानम फॉर हर यूनिक कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ क्लासिकल डांस फॉर्म। सवाल ये कह रहा है कि शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस को बढ़ावा देने के लिए, क्लासिकल डांस को बढ़ावा देने के लिए अद्वितीय योगदान, ठीक है, यूनिक कंट्रीब्यूशन के लिए तिरुमाला देवस्थाना के निवासी नर्तक, रेसिडेंट डांसर निवासी नर्तक के रूप में सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है ये सवाल पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यामिनी कृष्णामूर्ति। क्या हो जाएगा, यामिनी कृष्णामूर्ति। यामिनी कृष्णामूर्ति ने जो क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम उसको बढ़ावा देने के लिए काफ़ी योगदान इनका रहा है। और ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए इन्हें तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम का जो टेम्पल है और ये वहाँ के निवासी नृतक के रूप को बढ़ावा देने के लिए इन्हें बताइए ये सम्मानित किया है, ये सम्मान मिला है, इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और यामिनी कृष्णामूर्ति के बारे में को ये भी ध्यान रखना है कि जो यामिनी कृष्णामूर्ति है, ठीक है, ये 2 चीज़ करती है, आपका भरतनाट्यम, ठीक है, और भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी भी करती है। क्या करती है, कुचिपुड़ी। और क्या कोई और ऐसे मतलब कि क्लासिकल डांसर है जो कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों करती है? हाँ, ऐसे एक और डांसर है मल्लिका साराभाई। ठीक है, कौन है, मल्लिका साराभाई। और ये मल्लिका साराभाई वो भी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों करती है। मतलब यामिनी कृष्णामूर्ति और मल्लिका साराभाई ये दोनों ऐसे एक्सपोनेंट हैं जो कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों को परफॉर्म करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उमा शर्मा जो है वो किससे एसोसिएटेड है, कौन सा क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड है, ये कथक करते हैं, कथक। ठीक है, और रागिनी देवी कौन सा क्लासिकल डांस को परफॉर्म करती है, तो रागिनी देवी ये करती है कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी करती है। और कुचिपुड़ी कहाँ का क्लासिकल डांस है, तो सबको पता आंध्र प्रदेश का। और रुक्मणी देवी कौन सा क्लासिकल डांस को परफॉर्म करती थी, ये भी भरतनाट्यम को परफॉर्म करती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और तिरुमाला तिरुपति देवस्थान जो टेम्पल है, ये टेम्पल कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ ये टेम्पल स्टेट है, कौन सा स्टेट में है, तो ये टेम्पल जो है वो कहाँ है, तो ये टेम्पल है आंध्र प्रदेश में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इस टेम्पल को कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं, तिरुपति बालाजी टेम्पल, तिरुपति बालाजी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बोलते हैं। और ये जो पिक्चर है वो ये पिक्चर किनका है, तो ये पिक्चर है आपका यामिनी कृष्णामूर्ति का ही पिक्चर है। ठीक है, ये भी ध्यान रखो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि इन जनवरी 2022 हु हैज़ नेम्ड फॉर द राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी फॉर आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ठीक है, ये किन्हें दिया गया, मतलब राचेल हेहो पुरस्कार जो फ्लिंट ट्रॉफी है वो किन्हें दिया गया था, तो वो स्मृति मंदाना को दिया गया था। और ये स्मृति मंदाना को दिया गया था तो 2021 के लिए दिया गया था। ठीक है, 2021 के लिए दिया गया था, लेकिन ये कब दिया गया था, तो जनवरी 2022 में दिया गया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ये राचेल
हेहो पुरस्कार है वो क्यों दिया जाता है, तो वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो होते हैं उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। किन्हें दिया जाता है, तो जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर होते हैं, क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए जो नॉमिनेट होते हैं, उन्हें नॉमिनेट होने के बाद जो इन्हें चुना जाता है क्रिकेटर ऑफ द ईयर, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है, राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी दिया जाता है। तो ये 2021 के लिए मिला था स्मृति मंदाना को। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि 2023 में जो आईसीसी वीमेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर जो थे, आईसीसी वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो कौन थे, वो कौन चुने गए, तो वो चुने गए आपके नेट सीवर ब्रंट चुने गए। कौन चुने गए, नेट सीवर और ब्रंट, ठीक है, नेट सीवर ब्रंट चुने गए। और इन्हें आईसीसी वीमेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया 2023 का, ठीक है। और इन्हें भी मिलेगा राचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड मिलेगा। कौन सा, राचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो है नेट सीवर ब्रंट जो है, नेट सीवर ब्रंट जो है, तो इन्हें नेट सीवर ब्रंट को मिलेगा, ठीक है। और ये कहाँ के प्लेयर है, तो ये इंग्लैंड के हैं, ठीक है। और इंग्लैंड के ऑलराउंडर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ एक और, जो राचेल हेहो पुरस्कार है वो क्यों दिया जाता है, तो इंग्लैंड के एक क्रिकेटर थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो उनकी यादों में ये दिया जाता है, ठीक है, उन्हीं के कारण से ये दिया जाता है। तो नेक्स्ट, तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द प्रोविजन ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे सी यू होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, सी यू, ठीक है, एग्जीक्यूटिव। तो सवाल ये कर रहा है कि कौन सा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, जो कि कंटेन करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव। इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्ट 5, ठीक है। और अगर मैं पूछूं आपसे पार्ट के बारे में, ठीक है, कि और आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान में रखना चाहिए, तो अगर सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो उस समय कितने पार्ट थे, तो उस समय 22 पार्ट्स थे। लेकिन अभी कितने पार्ट हैं, तो अभी 25 पार्ट्स हैं, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। और मैं आपसे पूछूं कि पार्ट 1 में क्या है, तो पार्ट 1 में द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ कि पार्ट 5 में क्या है, तो पार्ट 5 में है द यूनियन, जो सवाल पूछा हुआ है। और मैं पूछूं कि पार्ट 8 में क्या है, तो पार्ट 8 में क्या है, तो पार्ट 8 में है द यूनियन टेरिटरीज। क्या है, द यूनियन टेरिटरीज। और फिर अगर मैं पूछूं आप मुझे बताओ कि पार्ट 3 में क्या है, तो पार्ट 3 में क्या है, तो पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स है। और अगर कोई आपसे पूछे कि पार्ट 4 में क्या है, तो पार्ट 4 में क्या है, तो पार्ट 4 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर मैं पूछूं कि आप मुझे बताओ कि जो पार्ट 9 है उसमें क्या है, तो पार्ट 9 में है पंचायती राज, पंचायती राज, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और पार्ट 9 का ए में क्या है, तो पार्ट 9 का ए में है म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। और पार्ट 9 का बी में क्या है, तो इसमें है द कोऑपरेटिव सोसाइटी, द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मैं नेक्स्ट स्लाइड आपको ले जाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं और आपको इंपॉर्टेंट पार्ट करवाता हूँ, जैसे कि और इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन से हो जाएंगे। तो अगर मैं पूछूँ कि जो पार्ट 15 है, ठीक है, पार्ट 15 है, पार्ट 15 में क्या है, तो पार्ट 15 में है इलेक्शन, ठीक है। और पार्ट 17 में क्या है, तो पार्ट 17 में है द ऑफिशियल लैंग्वेज, द ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, जो इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। और पार्ट 18 में क्या है, तो पार्ट 18 में है इमरजेंसी। और पार्ट 20 जो है उसमें क्या है, इसमें है अमेंडमेंट, अमेंडमेंट, ठीक है। और पार्ट 2 में क्या है, तो पार्ट 2 में है द सिटीजनशिप, ठीक है। इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है, मैं इंपॉर्टेंट पार्ट जो था वो कवर करवा दिया, ठीक है। तो हमारा सवाल जो था ये क्या था कि यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है सो कौन सा पार्ट में है, तो पार्ट किसमें था, पार्ट 5 में था, ये आपको ध्यान रखने थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट वाइल्ड रिलेटिव ऑफ डोमेस्टिक कैटल्स प्रोटेक्टेड इन सम ऑफ द फेमस नेशनल पार्क ऑफ इंडिया लाइक नागरहोल और बांदीपुर, ठीक है। नागरहोल और बांदीपुर जो नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क है, उसमें कौन सा ऐसा डोमेस्टिक कैटल है जो कि वाइल्ड लाइफ मतलब कि जो थोड़ा जंगली रूप में है, ठीक है। और वो कौन सा है, तो वो है गौर है, ठीक है। तो ये जो गौर एनिमल है, ठीक है, ये क्या है, इससे कैटल है, हम लोग यहाँ गाय होता है, ठीक है। तो ये गाय का थोड़ा जंगली रूप है, ठीक है, उसको कहते हैं गौर। और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बाइसन भी कहा जाता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बाइसन भी कहते हैं। और ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर, ठीक है, ये है
जो डोमेस्टिक कैटल का थोड़ा वाइल्ड रूप है ये, ठीक है, ये है आपका गौर, ठीक है, और ये ध्यान रखना है। और जो अगर आपसे ये भी कभी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिए कि जो कैटल है उसका सबसे बड़ा सबसे विशाल जो रूप है वो कौन सा है, तो ये बाइसन ही है या तो फिर गौर है, दोनों में आप जो बोलो। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये पिक्चर है, ठीक है, ये किसका पिक्चर है, तो ये एशियाटिक बफेलो का पिक्चर है, बफेलो का पिक्चर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये आप सबको आपने देखा होगा, ये क्या है, नीलगाय है, ठीक है, जो कि भारत में पाया जाता है। और ये किसका पिक्चर है, तो ये रेड एंजस है। तो ये इंडिया ओरिजिन का ब्रिड्स नहीं है ये, लेकिन ये तीनों इंडियन ओरिजिन का ब्रिड्स है, ठीक है। तो इतनी बातों का आपको ध्यान में रखना है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जो सबसे पहला नेशनल पार्क है वो कौन सा है, तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भी आपको ध्यान में रखना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसका स्थापना कब हुआ था, इसको कब बनाया गया था, तो इसको बनाया गया था 1936 में, ठीक है। और ये कहाँ पे है, तो ये है उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है, ठीक है। और ये सबसे ओल्डेस्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे जो न्यूएस्ट नेशनल पार्क है वो कौन सा है, तो वो असम में है। वो कहाँ है, असम में है। और वो कौन सा नेशनल पार्क है असम में है, तो रेमुना, कौन सा है, रेमुना, ठीक है, रेमुना नेशनल पार्क है और ये असम में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसका जो ये कब स्थापित किया गया, तो 2021 में ये नेशनल पार्क के रूप में बनाया गया, नेशनल पार्क के रूप में इसको दर्जा मिला, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो नागरहोल है, ठीक है, और बंदीपुर नेशनल पार्क है, ये जो है, ठीक है, नागरहोल और बंदीपुर नेशनल पार्क है, ये पे कहाँ पे है, मतलब नागरहोल बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये दोनों है कर्नाटक में, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कर्नाटका में। इतनी बातों का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द फिस्कल ईयर इज नोन एज। कहता है कि जो सालाना आय और खर्च कहाँ करना है, कहाँ से पैसा इनकम कहाँ से आएगा, वो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बजट बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। और अगर मैं बोलूँ बजट के बारे में, ठीक है, बजट होता क्या, अगर आम भाषा में अगर आपको समझाने का प्रयास करूँ कि बजट क्या है, तो पैसा खर्च करेगा, कहाँ से पैसा आएगा, ये सब के बारे में जो सरकार अपना प्लान बनाता है कि यहाँ से पैसा खर्च करना है, यहाँ पैसा आएगा, उन सब चीज़ों को हम बोलते हैं बजट, ठीक है। और बजट का क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र है नहीं, बजट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं आपको बजट शब्द नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके जगह पर क्या है, इसके जगह पर आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये है, ठीक है, स्टेटमेंट। और ये आर्टिकल 112 में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर मैं पूछूं आपसे कि जो मनी बिल है, ठीक है, ये मनी बिल कौन सा आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 110 में है, ठीक है। इतनी बातों का आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन नॉर्थ ईस्ट फॉर पीरियड ऑफ 4 ईयर फ्रॉम 2022 से लेकर के 2026 तक, 2022 से लेकर के 2026 तक। तो ये क्या है, पीएम डिवाइन योजना, क्या है, पीएम डिवाइन योजना। और ये पीएम डिवाइन योजना क्या है, तो पीएम से आप सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर है, और डिवाइन का मतलब क्या होता है, तो डिवाइन का मतलब होता है आपका डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। और ये 2026 तक चलाया जाएगा। और इसके मतलब ये जो इनिशिएटिव से शुरू क्यों किया गया है, तो इसलिए शुरू किया गया है ताकि नॉर्थ ईस्ट रीजन के जितने भी लोग हैं उनमें डेवलपमेंट किया जा सके। कोई सेक्टर मान लो पीछे रह गया तो उसको आगे करना है। और जो ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है, इसमें जो टोटल फंडिंग है, जो फंडिंग होगा उसको सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। जितना 100% फंडिंग करेगा इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑन द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स इन द टोक्यो पैरालंपिक 2020, ठीक है। तो इसका सही जवाब बचेगा चाइना। और चाइना ने इसमें 96 गोल्ड लाया था, 96 गोल्ड लाए थे जीत करके। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले जो पैरालंपिक गेम हुआ था वो कहाँ हुआ था और कब हुआ था, फर्स्ट पैरालंपिक गेम कब हुआ था, तो ये 1960 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था, तो ये इटली में हुआ था, ठीक है, इटली के रोम में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक और क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि जो अब ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे अभी तक पैरालंपिक गेम नहीं हुआ है, तो इंडिया में आज तक पैरालंपिक गेम का आयोजन नहीं किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज होस्टेड द 3 एशियन गेम्स, 3 एशियन गेम्स कौन सा कंट्री होस्ट किया है, ये सवाल है।
कि अभी तक 3 टाइम्स एशियन गेम्स कौन सा कंट्री होस्ट किया है, तो वो होस्ट किया आपका साउथ कोरिया, ठीक है। और अगर मैं पूछूं कि जो एशियन गेम है सबसे पहले इसका आयोजन कब किया गया था, तो 1951 में किया गया था। और कहाँ किया गया था, तो हमारा प्यारा भारत में किया गया था, इंडिया, ठीक है, इंडिया में किया गया था। और इंडिया में क्या कभी और जो एशियन गेम्स से खेला गया, हाँ एक बार और खेला गया है, 1982 में खेला गया है, ठीक है। 2 टाइम्स खेला गया है, एक 1951 में खेला गया है, दूसरा 1982 में खेला गया है, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे अधिक बार जो एशियन गेम है वो कहाँ हेल्ड किया गया है, तो वो किया गया है थाईलैंड में। कहाँ किया गया है, वो थाईलैंड में किया गया, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ कि जो 19th एशियन गेम हुआ था, ठीक है, ये कहाँ हुआ था, तो 19th एशियन गेम हुआ था आपका चाइना में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चाइना का कौन सा प्रांत में हुआ था, तो हांगजू में हुआ था। कहाँ हुआ था, हांगजू, हांगजू में हुआ था, हांगजू में हुआ था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। और अगर मैं पूछूं कि जो 20th एशियन गेम है, ठीक है, वो कहाँ होगा, ये कहाँ आयोजित किया जाएगा, जो 20वां एशियन एशियन गेम होगा, जो कब होगा, 2026 में होगा, तो ये आपका आयोजन किया जाएगा जापान में, ठीक है, जापान में किया जाएगा। और 21वां कहाँ किया जाएगा एशियन गेम, और ये कब होगा, तो 21वां किया जाएगा 2030 में किया जाएगा। और ये कहाँ कहा जाएगा, कतर में किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मैं बोलूँ 22वां जो है, 22वां एशियन गेम है, ये कहाँ किया जाएगा, तो जो 22वां एशियन गेम है वो आपका किया जाएगा सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया में किया जाएगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट जो एशियन गेम के बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट बात था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि हु लेड द इंग्लिश आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर। जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था उसमें जो इंग्लिश आर्मी था उसको कौन हेड कर रहे थे, तो उसको हेड कर रहे थे हेक्टर मुनरो। कौन कर रहे थे, हेक्टर मुनरो कर रहे थे। और जो हेक्टर मुनरो है, ठीक है, वो हेड किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो जो बैटल ऑफ बक्सर है ये कब हुआ था, तो बैटल ऑफ बक्सर जो है वो कब लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था, ठीक है। और ये लड़ाई किसके किसके बीच में हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कौन कर रहे थे, तो हेक्टर मुनरो कर रहे थे, हेक्टर मुनरो कर रहे थे। और वर्सेस क्या था, तो वर्सेस 3 व्यक्ति थे, ठीक है। एक शाह आलम थे, पहला जो थे वो शाह आलम थे, शाह आलम, शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल एम्परर थे। और जो दूसरा थे वो कौन थे, नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम, नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम। और जो तीसरे थे वो कौन थे, नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला उद्दौला थे, ठीक है। और ये क्या थे, नवाब ऑफ अवध थे, नवाब ऑफ अवध थे, ठीक है, अवध थे। 3 ध्यान रखना है, शाह आलम द्वितीय, नवाब ऑफ बंगाल जो मीर कासिम थे ये, ठीक है, और तीसरा सुजाउद्दौला, ठीक है, ये तीनों। लेकिन इसमें जो जीत होता है सो किनका होता है, तो इसमें जीत जो होता है सो हेक्टर मुनरो का होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर सबसे पहले क्या ध्यान, ये सबसे पहले बैटल ऑफ बक्सर के बारे में क्या ध्यान रखना है, तो 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। और ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं हेक्टर मुनरो रिप्रेजेंट कर रहे थे। और इधर 3 थे, शाह आलम, नवाब बंगाल मीर कासिम और नवाब ऑफ अवध जो थे सुजाउद्दौला थे, जो थे ये 3 थे, लेकिन जीत होता है हेक्टर मुनरो का, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड द राइट टू प्रॉपर्टी ए लीगल राइट इन प्लेस ऑफ फंडामेंटल राइट। मतलब कहता कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जिसके तहत जो प्रॉपर्टी का राइट था उसको फंडामेंटल राइट से हटा करके लीगल राइट कर दिया गया, ठीक है। तो वो हो जाएगा 44th अमेंडमेंट हो जाएगा। और 44th अमेंडमेंट जो हुआ था सो कब हुआ था, तो ये हुआ था 1978 में, ठीक है। अगर मैं आपसे अमेंडमेंट से कुछ कुछ सवाल पूछ लूँ कि जो अमेंडमेंट है, ठीक है, वो किस आर्टिकल में, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में इसका जिक्र है, तो 368 में है। और अमेंडमेंट कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। अगर मैं पूछूँ जो अमेंडमेंट है वो कौन सा पार्ट में है, तो अमेंडमेंट कौन सा पार्ट है, पार्ट 20 में अमेंडमेंट है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ जो पहला अमेंडमेंट हुआ था वो कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था, ठीक है। और ये किससे संबंधित था, लैंड रिफॉर्म से, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और लैंड रिफॉर्म जो है तो किस शेड्यूल में है, तो इस शेड्यूल 9 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो वोटिंग एज है, ठीक है, उसको पहले वोटिंग एज 21 हुआ करता था, इसको रिड्यूस करके 18 कर दिया गया था, कौन सा अमेंडमेंट के तहत, ठीक है, तो 61st अमेंडमेंट के तहत कर दिया गया था। और ये अमेंडमेंट कब हुआ था, तो 1989 को हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं पूछूं कि जो पॉलिटिकल डिफेक्शन है, ठीक है, जो पॉलिटिकल डिफेक्शन है
इसको कब बैन किया गया, कौन सा अमेंडमेंट के तहत बैन किया गया इसको, तो 52nd अमेंडमेंट के तहत इसको बैन कर दिया गया, और ये कब हुआ था, 1985 में हुआ था। ठीक है, इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है अमेंडमेंट से रिलेटेड। ऐसे और अमेंडमेंट है, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको सारे अमेंडमेंट करवा दिया था। तो ये जो वीडियो सीरीज में आपके लिए ला रहा हूँ SSC CGL GK PYQ का, इसमें मैं आज आपको 12 क्वेश्चन तक बताया। ठीक है, और ये सीरीज मेरे यहाँ पे समाप्त होता है, और आई होप कि ये सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।